हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एसएससी जेई के 2019 के जो सेट्स हैं हमारे, जो 2018 का पेपर हमारा हुआ था वो 2019 में कंडक्ट कराया गया था एक्चुअली में। तो जो पेपर आप लोगों को कराया गया था वो 23 सितंबर को और 25 सितंबर को कराया गया था। तो उनका हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें अब तक क्या है कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आरसीसी के क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट है गाइज। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, आप लोग को पता होगा मार्केट में एक एसएससी जेई 2020 के नाम से बुक लॉन्च हुई है जो आईएएस मास्टर पब्लिकेशन की है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के इसी से कलेक्ट कर गए हैं और टोटल इन्होंने इसमें जो है वो 2004 से लेकर के 2018 तक के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। साथ ही गाइज यहाँ पे जो है टोटल 35 सेट आप लोग के लिए हैं। तो एक बार मैं आप लोग को बताना चाहूँगा स्टूडेंट के किस तरीके से हम लोग आरसीसी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट वाइज तो हम सॉल्यूशन देख ही रहे हैं, साथ में गाइज जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो टॉपिक वाइज भी होगा। टॉपिक वाइज कैसे, यहाँ पे देखो, ये हमारे मेन आरसीसी की जो है 9 टॉपिक बनते हैं जहाँ से एसएससी जेई में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो आप लोगों के एसएससी जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, ये टॉपिक आप नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा गाइस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ में वो टॉपिक आप लोग के एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ें ये डिस्कस हो जाएंगी। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है क्या गाइज? पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड एलएसएम। जो आप लोग का डब्ल्यू लिमिटेड स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर के जो भी क्वेश्चन हमारे 2018 के एग्जाम के थे वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है गाइज 2018 का ही आप लोग का है, 23 सितंबर का। क्वेश्चन नंबर 114। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 the maximum strain in concrete at outermost compression fiber is taken as। आप लोग को बताना है जो IS 456-2000 आप लोग का कोड है, ये कितना आप लोग का मैक्सिमम स्ट्रेन के बारे में बताता है। जो आप लोग का कंप्रेशन फाइबर होता है उस पर, जो उसका आउटर मोस्ट फाइबर है उस पर आप लोग को बताना है कि कितना आप लोगों का स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं गाइज, इसका सही आंसर बताएंगे। सबसे पहली चीज़ गाइज, आप लोग को पता है कि अगर आप लोग के पास कोई भी बीम है, आप उस बीम पे अगर आप लोड लगाने वाले हो तो लोड लगाने के बाद क्या होता है, बीम में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कुछ इस तरीके से हम मान करके चलते हैं कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ऊपर वाला जो आप लोग को, हमको पता है कि ऊपर कंप्रेशन आता है, नीचे टेंशन आता है, जो न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला पोर्शन है आप लोगों का कंप्रेशन वाला, इस कंप्रेशन वाले फाइबर पे हमसे उसने पूछा है कि आप लोग की जो स्ट्रेन आती है वो कितनी होंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि इसमें जो आप लोग की स्ट्रेन होंगी वो ड्यू टू बेंडिंग होंगी। किसकी वजह से होंगी? ड्यू टू बेंडिंग। तो दो ऑप्शन तो आप लोग के कट जाते हैं, ऑप्शन बी और डी। अब ये दो ऑप्शन आप लोग के पास बचते हैं, बेंडिंग की वजह से आप लोग को स्ट्रेन बताना है कितना होगा। तो स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे कितना कितना स्ट्रेस को हम अलाउ करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035। हम जो लेते हैं ना, जो आपका कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के केस में जो आउटर मोस्ट फाइबर आप लोग का होता है कंक्रीट पे, उस पर जो हम अलाउ करते हैं वो 0.0035 तक हम इतनी स्ट्रेन हम अलाउ करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम स्ट्रेन हमारी होती है। वहीं पर दूसरा केस हमारा आता है डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में। ठीक है, ये जो कंप्रेशन था वो किस वजह से था? ड्यू टू बेंडिंग। ठीक है स्टूडेंट, गाइज ये वाला जो कंप्रेशन हमारे पास आ रहा था वो ड्यू टू बेंडिंग आ रहा था। वहीं पर डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से जो स्ट्रेन हमारे पास अलाउ करते हैं हम मैक्सिमम स्ट्रेन मेंबर में, तो वो हमारे पास कितनी होती है? 0.02 ये हमारे पास आती है। ठीक है, और स्ट्रेन की कोई यूनिट होती नहीं, ये तो हमको पता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 115। इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 व्हाट शुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आपको बताना है गाइस, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है आप लोग का, उसका यूनिट वेट आप लोग को बताना है कितना होगा। IS 456-2000 के अकॉर्डिंग हमसे पूछा है। चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, इसमें से चारों सही आंसर बताएंगे। अपना सही आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल गाइस, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट आप लोग के पास होता है PCC, एक PCC आप लोग के पास होता है और एक आप लोग के पास होता है RCC। आरसीसी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। अगर पीसीसी की बात करें तो इसमें जो आप लोग का इसका यूनिट वेट हम लेते हैं वो लेते हैं 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वहीं पर अगर मान लो कि आरसीसी का आपसे पूछ लेता तो आरसीसी के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 25
किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट आप इस चीज़ से ये भी अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है और साथ ही कितने इजी और कितने हार्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो कितने एकदम डायरेक्ट कोड बेस्ड क्वेश्चन है और कितने ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 116। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज गिवन बाई EC डैश मेगा पास्कल वेयर FCK इज द करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। यहाँ पे FCK क्या है गाइज, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है हमारी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कॉन्क्रीट की। और हमको बताना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा कितना होगा कॉन्क्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है। तो यहाँ पे हमको पता है सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉन्क्रीट के हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो होता है हमारा शॉर्ट टर्म वाला, तो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। एक होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। करते क्या है कि जो हमारा लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसमें हम क्रीप का इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रीप का इफेक्ट किस में कंसिडर करते हैं, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में। तो जो आप लोगों का लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इसमें हम क्रीप का इफेक्ट कंसिडर कर लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाला होता है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। कई बार क्या करता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लेता है और जो एक करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आप लोगों को दिख रही है FCK इसकी वैल्यू हमको दे करके रख देता है। जैसे कि वो ग्रेड दे देगा कॉन्क्रीट की, मान लो M25 दे दिया, तो ये जो M25 आप लोगों को दिख रहा है ना 25, ये आप लोगों की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हमारे 2018 का पेपर था 23 सितंबर का, उसकी इवनिंग शिफ्ट से। अभी के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मॉर्निंग शिफ्ट के थे। 117 द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm विद FE 250। यहाँ से हमसे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमसे पूछा है। जब हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ कितनी है बीम की, जो स्मॉल डी हम लेते हैं वो हमारे पास गिवन है कितना 400 mm। साथ में हमें स्टील की ग्रेड दी हुई है, स्टील की ग्रेड हमारे पास जो है माइल्ड स्टील है FE 250। तो इन दोनों केसेस का यूज करते हुए आप लोग को न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है, ठीक है, वो आप लोग को बतानी कैलकुलेट करके कितनी होगी। तो जब मैंने आप लोग को RCC के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है गाइज, RCC क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए RS खुरमी बुक के काफ़ी डिटेल में वो मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप लोगों की डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की, ये डिपेंड करती है स्टील की ग्रेड के ऊपर। डिफरेंट स्टील के ग्रेड के लिए ये जो डेप्थ होती है आप लोगों की वो डिफरेंट होती है। चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से वो रिवाइज़ कराता हूँ। यहाँ पे देखो गाइज, ये हमारे पास क्या है, स्टील की ग्रेड है और एक तरफ हमारे पास क्या दे रखा है, जो XU है, XU अपॉन डी का रेशियो हमारे पास गिवन है। ठीक है, यानी कि XU लिमिटिंग अपॉन डी का रेशियो हमारे पास गिवन है। या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं कई बार कि अगर हमको XU लिमिटिंग अगर हमको निकालना है तो FE, अगर हम FE 250 की बात करें तो ये हो जाता है 0.53 इंटू डी, जहाँ पर डी क्या है आप लोगों के पास इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम जो होता है। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं, जो FE 415 है उसके लिए 0.48 आ जाता है और FE 500 है इसके लिए आप लोग के पास कितना जाता है 0.46 आ जाता है। ये वैल्यू आप लोग ऐसे ही एज इट इज़ याद रखोगे क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। 0.53 हो गया 250 के लिए, 0.48 हो गया 415 के लिए और 0.46 हो गया 500 के लिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। यहाँ पे डी से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगी अकॉर्डिंग टू LSM। ये चीज़ भी आप याद रखोगे। तो अभी हमारे पास FE 250 के लिए क्वेश्चन में पूछा है, फॉर्मूला कितना हो जाएगा 0.53 इंटू क्या आ जाएगा डी, और 0.53 तो ऐसे ही आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा है कि जो इफेक्टिव डेप्थ आप लोगों को लेनी है ना वो 400 लेनी है। जब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी तो आपके पास कितना आएगा 212 mm आप लोग के पास आ जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया आप लोग के पास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। हो सकता है स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो तो इसलिए मैं टिक कर देता हूँ इसको आंसर को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। इसमें कह रहा है कि विच IS कोड प्रोवाइड्स रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन। गाइस होता क्या है कि कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर डिज़ाइन थ्योरी हमारे पास है। तो इनमें से हम क्या करते हैं, एक कोड को फॉलो करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉन्क्रीट का मिक्स डिज़ाइन हम कर पाते हैं। तो आप लोग को बताना है कि वो कौन सा IS कोड है जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है किसके लिए, मिक्सिंग के लिए, कॉन्क्रीट मिक्सिंग के लिए। तो ये 4 कोड आप लोग के पास हैं, सही आंसर बताएंगे।
तो बिल्कुल गाइस, जिन लोगों का भी आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करेंगे बाकी के कोड्स की कि कौन सा कोड कहाँ पर यूज़ करा जाता है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ये मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि IS 12813 जो आप लोगों का कोड है, ये मेथड है आप लोग का, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो आप लोग का हाइड्रोलिक सीमेंट होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी हमको मेथड एनालिसिस के जो भी मेथड्स होते हैं वो किस कोड के अंदर आते हैं, IS 12813 के अंदर। IS 800, इससे तो आप लोग पहले से ही आप लोग इसको जानते हो, जो आप लोग का डिज़ाइन ऑफ स्टील होता है उसमें हम यूज करते हैं। क्योंकि पहले जो हमारे पास कोड हुआ करता था वो IS 800 1978 हुआ करता था डिज़ाइन ऑफ स्टील के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया है, इसको रिवाइज करके IS 800 2017 इसको कर दिया गया है, ठीक है, जिसको हम अब प्रेजेंट टाइम में फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है IS 10262, जो अभी आप लोग को बताया जो कॉन्क्रीट मिक्स आप लोग का होता है उसकी गाइडलाइंस हमारे लिए प्रोवाइड कराता है, जो IS 10262 हमारे पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 119। इसमें कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। गाइज अंदाज़ा लगा सकते हो आपके कितने आसान क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि केवल 30 से 40 सेकंड का टाइम हमको मिलता है एक क्वेश्चन करने के लिए एसएससी जी में, तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। और इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग के RS कुर्मी बुक में प्रॉपर ऐसे ही दिए हुए हैं। आप अगर एक बार उस बुक को सॉल्व करोगे तो आप लोग को पता लग जाएगा कि हाँ डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ प्रोपोर्शनल टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। तो बताना है कि वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ के, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के, डिज़ाइन स्ट्रेंथ के, या फिर मीन स्ट्रेंथ के। सही आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, मीन स्ट्रेंथ के। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम यूज़ करते हैं मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए, और इसका ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्चुअल इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है FM इजिकल टू होता है FC के क्या है सर, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। जो ये आपको जे दिख रहा है ना, इसकी जगह सिग्मा है एक्चुअली में, जो आप लोग के पास स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग के पास आ जाता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आप लोग के पास क्या है, मीन स्ट्रेंथ है, और ये आप लोग के पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप लोग देख रहे हो कि मीन स्ट्रेंथ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्जिस्ट कर रही है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, FC के करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा सर स्टैंडर्ड डेविएशन होता कितना कितना है, अलग अलग मटेरियल के लिए बताइए कितना कितना होता है। तो देखो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप लोग के पास होता है ना, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आप लोग की ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टील के ग्रेड के ऊपर, कंक्रीट के, दोनों के, या किसी के भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंक्रीट की ग्रेड के ऊपर। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। फिर उसके बाद सर कितना कितना होता है, तो देखो M10 to 15 के लिए जो होता है 3.5 होता है, M20 to 25 के लिए 4 होता है, और M30 से लेकर के M50 तक के लिए कितना होता है, 5 होता है। एक चीज़ आप ये भी नोटिस कर पा रहे होगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप लोग का वो इंक्रीज़ कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग का इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे आप लोग की जो कंक्रीट की ग्रेड है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखोगे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ बीम। आप लोग को बताना है जो बीम आप लोग के पास होता है उस बीम में हम लोग स्टीरअप्स प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो स्टीरअप्स होते हैं, इन स्टीरअप्स की जो स्पेसिंग होती हैं वो किस तरीके से आप लोग की रखी जाती हैं, ये हमको बताना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो बीम में आप लोग के जो स्टीरअप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनका काम होता है जो शियर स्ट्रेस बीम में आ रही हैं उन शियर स्ट्रेस को कैरी करना, उन शियर स्ट्रेस को कैरी करना, और साथ में उन शियर स्ट्रेस की वजह से बीम हमारा फेल ना हो पाए उसके अगेंस्ट उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराना। यानी कि शियर स्ट्रेस जो आ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से शियर फेलियर हमारा हो सकता है, तो स्टीरअप्स का काम होता है आप लोग का कि उन फेलियर्स से प्रोटेक्ट करना हमारे बीम को या हमारी स्ट्रक्चर को, वो काम होता है स्टीरअप्स का। अब इनकी जो स्पेस है वो किस तरीके से मेंटेन करी जाती है, ये आप लोग की इंक्रीज होती है नियर द सपोर्ट, सपोर्ट में जो होती है आप लोग की इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर डिक्रीज होती है आप लोग की सपोर्ट के पास में, या फिर आप लोग की डिपेंड करती है साइज ऑफ द बीम, बीम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर इज़ द सेम फॉर एवरीवेयर, या फिर सेम होती है, जो स्टीरअप्स के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो सेम होती है थ्रू आउट द सेक्शन। तो मैं आप लोग को बताऊंगा इस
जो आप लोग का स्पेसिंग होती है ना, वो आप लोग की इंक्रीज होती है सपोर्ट के पास में। सपोर्ट के पास में इंक्रीज क्यों होती है, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके बारे में मैं अगर आप लोग को बताऊं क्यों इंक्रीज होती है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझो। जब आप क्या करते हो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर इस पर लोड लग रहा है, इसका शियर आप एसएफडी बनाओ, ठीक है। जब आप इसका एसएफडी बनाओगे, आप शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा डायग्राम बनाओगे एसएफडी, तो शियर फोर्स डायग्राम जो बनाओगे, तो वो आप लोग का किस तरीके का आएगा, कुछ इस तरीके का आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये तो आप लोग का सिंपल सा आ जाएगा, क्योंकि इतना अपोजिट, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद देखो अगर आप यूडीएल का बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, अगर यूडीएल लोड लग रहा होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे आपकी सपोर्ट है ना, वहाँ पे आप लोगों का शियर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब सपोर्ट के पास शियर फोर्स मैक्सिमम है, तो वहाँ पे आप लोग को स्पेस कम रखनी होगी या नहीं। जब आप स्पेस कम रखोगे तभी तो आप लोग की वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगी, क्योंकि वहाँ पे स्टीरअप्स क्या हैं, ज़्यादा पास पास आ जाएंगे। जब स्टीरअप्स आपके पास पास आ जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बढ़ जाएगी। और जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो जो शियर फोर्स आ रहा है वो उसको आसानी से कैरी कर लेगा, जो स्टीरअप्स होगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे यही चीज़ आप लोगों की मेंशन भी करी गई है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, सॉरी गाइज, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तो होगा, डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम रखना, स्पेसिंग मतलब कम रखेंगे, ठीक है। वो बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है, समझा मैं चीज़ें सही रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो आंसर सही टिक नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सॉरी उसके लिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शियर फोर्स आप लोग का ज़्यादा है। अभी हमने देखा, एक बार मैं बताता हूँ, शियर फोर्स क्या है, इसका ज़्यादा है सपोर्ट्स पे। जब शियर फोर्स ज़्यादा है तो यहाँ पे स्टीरअप्स जो होते हैं वो पास पास रखने होते हैं, यानी कि उनकी स्पेसिंग क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, भाई मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे देखो, इन अ बीम शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट सपोर्ट एंड डिक्रीज टूवर्ड द सेंटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शियर फोर्स होता है आप लोग का, वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है सपोर्ट पे, और जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ बढ़ते हो वो क्या होता रहता है, कम होता रहता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस डिक्रीज टूवर्ड द सेंटर। सेंटर की तरफ जाते जाते जो आप लोग की शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है ना, जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है वो कम होता जाता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ पर होता है, सपोर्ट्स पे होता है। तो इसलिए वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्पेसिंग अपनी कम कर देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। बाई मिस्टेक वो गलत हो गया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 121। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। द ग्रेड M20 हैज़ अ नॉमिनल मिक्स ऑफ, आप लोग को बताना है जो ग्रेड M20 होती है, ठीक है। जहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि M20 में जो 20 है आप लोग का, ये करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FC को रिप्रेजेंट करता है, जो आप लोग की कितनी होती है, 20 न्यूटन पर mm²। तो इसमें हम लोग M20 में जो मिक्स लेते हैं, ठीक है, जो सीमेंट आता है, सैंड आता है, और जो आप लोग का एग्रीगेट आता है, उसका जो रेशियो रहता है वो बताना है कितना होता है। चार ऑप्शन आप लोग के पास हैं, बिल्कुल गाइस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। बताऊं डिफरेंट ऑफ ग्रेड्स के लिए जो कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स रहता है हमारा, वो क्या रहता है, एक बार उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखो, मिक्स आप लोग को एक तरफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है, M5 है, M10 है, M15 है और M20 है। और एक तरफ आप लोग को मिक्स प्रोपोर्शन उनका यानी कि रेशियो हमारे पास दे रखा है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ आपसे पूछा जाता है वो M20 M25 के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। M25 के लिए आप लोग का ये रेशियो M1:1:2 आप लोग का हो जाता है, किसके लिए, M25 के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। और जो आप लोग की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो मैंने बता दिया, जो भी इनका जो मल्टीपल में एक तरीके से आपको दिख रहा होगा, यही इसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाती है, जो हमको क्या मिलती है आफ्टर 28 डेज़। 28 डेज़ के बाद आप लोग को मिलती है, जब आप क्या करते हो 150 mm का एक क्यूब प्रिपेयर करते हो, और उससे जब टेस्ट करते हो तो उसके बाद आप लोगों को पता लगता है कि उसकी 28 डेज़ में जो स्ट्रेंथ है वो उसकी जैसे उसकी ग्रेड होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि वही वो आ जाती है कैलकुलेट करके एक तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ गाइज, क्वेश्चन नंबर 112 है आप लोग के पास। ये 25 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का है 2018 का। इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 S3 परटेन टू एन अंडर रेनफोर्समेंट बीम ऑफ कॉन्क्रीट। गाइज कुछ स्टेटमेंट आप लोग को दे रखे हैं, और जो सेक्शन है हमारा वो कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है। कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम है। तो उसको कंसिडर करते हुए आप लोग को बताना है जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इनमें से कौन सा होगा। सबसे पहले कह रहा है कि आप लोग के पास दीज बीम्स आर डीपर व्हेन कंपेयर टू बैलेंस बीम सेक्शन, यानी कि जो आप लोग के पास क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड बीम होते हैं, वो क्या होते हैं, डीपर होते हैं किससे,
जो आप लोग का बैलेंस सेक्शन बीम है क्या ऐसा होता है। नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील। यहाँ पे जो आप लोग का फेलियर होता है बीम में वो आप लोग का किसकी वजह से होता है, स्टील में फेल होने की वजह से होता है। यानी कि जो अंडर रेनफोर्स्ड बीम होता है उसमें जो फेलियर होता है वो स्टील में फेल होने की वजह से होता है। या फिर स्टेटमेंट 3 है दीज बीम्स अंडर गोज लार्ज डिफ्लेक्शन एट द फेलियर। यानी कि जो बीम होते हैं आप लोग के अंडर रेनफोर्स्ड बीम इनमें आप लोग का लार्ज डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन इनमें ज़्यादा होता है फेलियर के टाइम पे। ये आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट आप लोग के पास हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को दिख रहे होंगे स्टूडेंट्स A प्लस B प्लस CD। तो इनमें से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। मैं आप लोग को बताता हूँ बुक्स में जो इसका सही आंसर दे रखा है वो A दे रखा है, लेकिन मुझे जो इसका सही आंसर लगता है वो स्टेटमेंट 2 और 3 सही लगते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन डिबेट वाला है तो पता लगना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि आपका इसका सही आंसर क्या लगता है, और अगर लगता है तो फिर ये भी बताएंगे कि क्यों लगता है। ऑप्शन नंबर A लगता है तो ये भी बताएंगे क्यों लगता है। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं चाहता तो स्टूडेंट यार इसको स्किप करता। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं था क्वेश्चन लेके आना, बट लेके आया ताकि पता लगे कि ऐसा नहीं कि जो चीज़ें सिर्फ मतलब आसान आसान है उनको कराते रहो, या फिर जो अच्छी हैं मतलब जो तुमसे सोल्व हो जा रही हैं वही स्टूडेंट को पढ़ाते रहो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब इसमें डाउट था तो इसलिए मैं इसको लेके आया। ठीक है, पता लगना चाहिए, सब लोग अपना अपना माइंड यूज़ करेंगे और बताएंगे यार। ठीक है, जिसके जो कॉन्सेप्ट है बने हुए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है ए के हिसाब से। ठीक है, ए इनका सही आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास 123। यार 123 से पहले एक चीज़ आप लोगों से बतानी थी। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप किस तरीके से सोल्व करा रहे हो। तो मैंने कहा देखो भाई, सबसे पहले हम 2018 के पेपर सोल्व कर रहे हैं। अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो 17 के सोल्व करेंगे, 16 के सोल्व करेंगे और 15 के सोल्व करेंगे। यानी कि इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सोल्व करेंगे। अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा, अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से शेयर करी और लोगों तक ये वीडियो शेयर करी, तो मुझे अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा आप लोगों के कम लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। तो इसलिए यार प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 123 की। द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम ऑफ साइज 250 mm in width and 150 mm in depth. The effective cover of 150 mm of reinforcement using FE 500 steel is। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमसे वही जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो हमसे पूछा है, लेकिन जो बीम है आप लोग का उसका साइज हमको दे रखा है। विड्थ दे रखी है 250, डेप्थ दे रखी है 550 यानी कि 550 mm। इफेक्टिव कवर हमारे पास गिवन है। ठीक है, वो कितना है 50 mm है। साथ ही इन्होंने ग्रेड भी आप लोग को बता दिए कि सर आप जो यूज़ कर रहे हो ना वो FE 500 ग्रेड को यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग को बताना है कि उसकी जो डेप्थ होगी न्यूट्रल एक्सिस की वो कितनी होगी। सही आंसर सब लोग सोल्व करेंगे गाइज। वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जितना आता है उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। चलो मैं आप लोग को बताता हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। जो ओवरऑल डेप्थ है हमको वो गिवन है 550 mm, और जो उसकी विड्थ है बीम की वो 250 mm गिवन है। लेकिन इफेक्टिव कवर जो है हमारे पास वो 50 mm है। जब इफेक्टिव कवर हमारे पास 50 mm है और इफेक्टिव डेप्थ हम निकालेंगे तो इस टोटल डेप्थ में से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव कवर को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी 500 mm हमारे पास आ जाएगी। यानी कि स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ गई 500 mm हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ से देखो पहले हमने इफेक्टिव डेप्थ निकाला, इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ गई हमारे पास 500 mm आ गई। अब हमारे पास FE 500 के लिए मैंने अभी बताया था डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए आप लोग की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि 0.53 इंटू डी होती है, 0.48 इंटू डी होती है और 0.46 इंटू डी होती है। ये वैल्यू होती है 250 के लिए, ये वैल्यू होती है 415 के लिए और ये वैल्यू होती है 500 के लिए। तो अभी क्वेश्चन में 500 के लिए हमसे पूछ रहा है तो इसी थर्ड वाली वैल्यू का हम यूज़ करेंगे। तो इस थर्ड वाली वैल्यू का जब हम यूज़ करेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे 0.46 इंटू डी, और डी हमारे पास कितना था 500 mm था। जब हम रखेंगे तो हमारे पास सोल्व करके कितना आ जाएगा 300 mm हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो कितना हो जाता है बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 124 124 में कह रहा है गाइज हमसे
कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिज़ाइनिंग M30 कंक्रीट सजेस्ट फॉर द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क। गाइस जो आप लोग का M30 है, एक तरीके से आप लोगों से ये कहना चाह रहा है कि जो M30 आप लोग के पास कंक्रीट की ग्रेड है, तो डिज़ाइन में जो इसको आप यूज़ करते हो तो इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। ये 3 ऑप्शन आप लोग को शो होंगे, इनमें से सही आंसर बताएंगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। जो इसका सही मतलब होता है वो होता है आप लोग का मिक्स, M4 होता है मिक्स। और करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm जो क्यूब होता है 28 डेज में, वो आप लोग को कितनी मिलती है, 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती है। ठीक है, जिसका जो सही आंसर हो जाता है वो यही हो जाता है कि अगर M30 है तो M4 मिक्स हो जाता है। और जो FC के होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आप लोग की, जो कॉन्क्रीट की आप लोग मिलती है 150 mm के क्यूब का जब आप प्रिपेयर करते हो कंक्रीट का, और 28 डेज बाद जब उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हो तो वो आपको 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलती है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। नेक्स्ट है 125। इसमें कह रहा फॉर अ कंक्रीट वर्क इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट the minimum grade of concrete recommended by IS 456-2000 for plain concrete as well as and reinforcement concrete respectively। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप एक कंक्रीट की स्ट्रक्चर बनाओ या आप कंक्रीट का एक वर्क करो। अब जो कंक्रीट का वर्क है या तो आप सी वाटर में करो या फिर वो ऐसी जगह स्ट्रक्चर बनाओ जो कोस्टल एरिया में हो, यानी कि डायरेक्ट सी के वाटर के कांटेक्ट में हो। यानी कि आप एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हो जहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, या तो सी के अंदर है वो, या फिर वो आप लोग के सी के वाटर के कांटेक्ट में। तो आप लोग को बताना है कि जो IS 456 है वो आप लोग का इस सिचुएशन में प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट के लिए जो आप लोग की ग्रेड है वो कौन सी ग्रेड को अलाउ करता है। समझ में आई बात। एक तो आप लोग के पास PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, एक आप लोग के पास RCC है, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट है। तो सी वाटर के केस में आप लोग इनमें से कौन सी ग्रेड का यूज़ करने वाले हो। तो भाई प्लेन सीमेंट के केस में तो आप M20 का यूज़ करते हो, और RCC के केस में इस तरह से आप M30 का यूज़ करते हो। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है, सॉरी गाइज, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। डायरेक्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जो 126। इसमें कह रहा है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M15 कॉन्क्रीट एज पर फॉर्मूला IS 456-2000। आप लोगों को ग्रेड दे दी कॉन्क्रीट की M25, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछा है। जैसे कि मैंने आप लोगों से शुरू के क्वेश्चन में ही बताया था कि कई बार क्या करता है, आप लोगों को जो कॉन्क्रीट की ग्रेड है वो तो दे देता है, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है E, वो आपसे पूछ लेता है कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला सब लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, सब लोग बताएंगे क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो आप लोग को मैं बता दूं किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का, जो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहलाता है। ठीक है, तो M15 हम M25 ग्रेड है, तो FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 25। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 25,000 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप लोग के पास आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, बहुत बार SSC JEE के एग्जाम में डिफरेंट एग्जामिनेशन में आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड इन वाटर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456। जो आप लोग का IS 456 कोड है ना, ये कितना आप लोगों का ऑर्गेनिक सॉलिड्स को, जो आप लोग के ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वाटर में, उनको कितना उनकी अमाउंट को परमिट करता है, कितना परमिट करता है या कितना अलाउ कर सकता है कि अगर आप लोग के वाटर में उतने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो आप क्या कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो कंक्रीट को प्रिपेयर करने में। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, समझ आया। एक बार और बताता हूँ। मान लो कि आपको कंक्रीट को प्रिपेयर करना है, आप उस कंक्रीट को प्रिपेयर कर रहे हो तो जाहिर सी बात उसमें वाटर चाहिए होगा। अगर उस वाटर में, मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर उस वाटर में आप लोग कितने ऑर्गेनिक मैटर आप लोग के प्रेजेंट होने चाहिए, कितने ऑर्गेनिक सॉलिड आप लोग के प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि आप उस वाटर को कंक्रीट के लिए यूज कर सको, कंक्रीट बनाने के लिए यूज कर सको। इसका सही आंसर बताएंगे गाइज। देखो इसका जो सही आंसर है मैं आप लोग को बताऊँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, सर ऑर्गेनिक का तो समझ में आता है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, पर अगर इनऑर्गेनिक का पूछ लिया तो देखो, अगर वो इनऑर्गेनिक मैटर को पूछ लेता है तो 3000 मिलीग्राम पर लीटर आप लोग का हो जाता है। यानी कि इसका जो सही आंसर हो गया
वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर वहीं पे आप लोगों का ऑर्गेनिक ना दे करके इसकी जगह इनऑर्गेनिक दे देता तो इसका सही आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होता। क्लियर है। अगर आपसे कहे ऑर्गेनिक तो आप लोग का हो जाएगा 2000, और अगर कहे इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक के केस में जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा 3000। ये कई बार पूछा गया है तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करेंगे 128। एज पर IS 456 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिखा हुआ है साफ साफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यूज करना है। द मॉडुलर रेशियो आपको बताना है, मॉडुलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड, जो M25 ग्रेड है कंक्रीट की, फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CBC। और जो आप लोग की परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो भी हमको गिवन है 8.5 मेगा पास्कल। ठीक है, और आप लोग को क्या बताना है, मॉडुलर रेशियो बताना है कितना होगा। वर्किंग स्ट्रेस में ही जाहिर सी बात है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ही हमारा मॉडुलर रेशियो होता है जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बात करेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो मॉडुलर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है M = 280/3 सिग्मा CBC। 283 ये तो कांस्टेंट ही है, सिग्मा CBC ये आपके पास होता है जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू बेंडिंग, वो कंक्रीट की आप लोग के पास होती है, जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 8.85 हमारे पास गिवन, सॉरी 8.5 हमारे पास गिवन है, 8.5 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो सारी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, और जब आप M की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10.98। कई बार ये डायरेक्ट इसको 11 भी दे करके रखते हैं, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया 10.98, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो तो गाइज आज तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे। जो हमारा पहला चैप्टर था LSM और WSM का जो इंट्रोडक्शन था, उससे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोगों को करा दिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार यार कमेंट जरूर करना। ठीक है, कमेंट कर दिया करो और बता दिया करो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके आप लोग को लेक्चर कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।